हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो कल तक हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 6.1 तक सब कुछ कर लिया था। आई होप कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बोले थे कि आप घर में करना अपने वो सब आपने किए होंगे। और देखिए जो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ वीडियोस देखकर और सुनकर नहीं समझ सकते जब तक आप खुद अपने हाथ से उसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब भी मैं आपकी कोई भी क्लास स्टार्ट करती हूँ, जब भी आप क्लास को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप अपनी कॉपी, पेन, बुक सब साथ में रखकर बैठा करिए, सेम उसी फीलिंग के साथ जैसे कि आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अपनी बुक, कॉपी सब लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए और जो भी चीज़ होती है उसे आप अपने हाथ से ज़रूर लिखिए, ज़रूर करिए। क्योंकि जब तक आप खुद अपना ब्रेन यूज़ करके कोई भी चीज़ नहीं करोगे, तब तक चाहे कोई भी टीचर, कितने बड़े से बड़ा टीचर आके आपको समझा दे, पढ़ा दे, वो सब बेकार है जब तक आप खुद अपने आप से मेहनत नहीं करेंगे। तो अपनी कॉपी, बुक जल्दी से निकाल कर आइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ चुका है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। अपने ट्रायंगल्स चैप्टर में हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे सब कुछ आपको बता चुका है ट्रायंगल्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है 6.2, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से हम सिमिलैरिटी के बारे में बात कर लेंगे, ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं। तो देखिए, जो भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं वो तभी होते हैं जब उनके जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल्स में वो इक्वल होंगे और जो उनकी साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, वो उनका रेशियोज इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप एक डाउट मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स में ये आ सकता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के एक एंगल सेम टू सेम होते हैं तो उनके साइज छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है। देखिए, अगर इस तरह से कोई एक एंगल, मान ले मैंने एक एंगल बनाया, मान ले कि ये एंगल आपका 45 डिग्री है और एक मैंने और एक बड़ा सा एंगल बनाया, ये भी मैं बोलूँ अगर 45 डिग्री, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो दोनों 45 कैसे हो गए, ये तो बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी जो ये आर्म्स हैं, जो एंगल की जो आर्म्स हैं, ये हमने बड़ी छोटी करी हुई है, लेकिन जो यहाँ पर मेजरमेंट कहाँ से होता है, इस जगह से होता है कि वो जो आर्म्स हैं वो कितना ओपन हो रही हैं, कितने एंगल पर ओपन हो रही हैं, उससे पता चलता है कि एंगल कितना है। तो यहाँ पे ओपन होने वाली जो चीज़ वो 45 सेम है, वो आर्म की लेंथ कितनी है वो अलग चीज़ होती है। तो इस तरह से साइज़ को देख के ये कंफ्यूज नहीं होना है कि उसका एंगल छोटा या बड़ा होगा। सेम इसी तरीके से अगर अभी मैं इसको ट्रायंगल बना दूँ इस तरह से, तो ये देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, पर ट्रायंगल छोटे बड़े आपको दिख रहे हैं। तो वहाँ पर आप यही याद रखिए कि जो एंगल होता है वो यहाँ से कितना ओपन हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। ये जो चीज़ है, ये ओपनिंग कितनी है एंगल की, उस पर डिपेंड करता है कि उन दोनों का मेजरमेंट सेम है या नहीं, ना कि उनकी लेंथ ऑफ आर्म्स पे, उनकी लेंथ ऑफ साइड्स पे डिपेंड। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स पे एंगल का बड़ा या छोटा होना डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए दो ट्रायंगल्स छोटे बड़े होते हैं तो सिमिलर हो सकते हैं या उनके एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी 2 या 3 ट्रायंगल्स या कितने भी ट्रायंगल्स अगर ऐसे हैं जिनके सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जैसे ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है, तो इस ट्रायंगल ABC का एंगल A और ट्रायंगल का PQR का एंगल P जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये इक्वल है। ऐसे ही जो B है वो Q के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, और जो C है वो R के कॉरेस्पॉन्डिंग और इक्वल है। तो अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन ट्रायंगल्स को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, इक्वी एंगुलर का मतलब जिनके एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उन्हें इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। तो ये जो बताया कि अगर कोई भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं, तो इसका एक और ये चीज़ होती है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, उनके रेशियो सेम होते हैं। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो थेल्स, उन्होंने बताया था, और उनकी ही वजह से, मतलब उन्हीं के नाम से आप एक थ्योरम पढ़ते हैं एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में होता है कि आपके लिए पूरा ये क्वेश्चन आता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को स्टेट करिए और पूरा का पूरा उसको सॉल्व करके या प्रूव करके दिखाइए।
ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जितनी भी थ्योरम्स होती हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो सब की सब ज़रूरी हैं, इसीलिए आपको याद करनी है, उनकी स्टेटमेंट्स भी अच्छे से और उसके पूरे प्रूफ को भी अच्छे से याद करना है। देखिए अगर हर चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो अपने आप ही 1-2 बार में याद हो ही जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा। तो थ्योरम आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। और मैं आपसे बोल रही हूँ ये चीज़ कि प्लीज़ 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 जब भी थ्योरम को मैं या किसी भी चीज़ को मैं करा रही हूँ उसको आप 1-2 बार अपने आप से ज़रूर करिए। जब तक आप खुद अपने हाथ से उसे नहीं करेंगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये आप चाहे किसी से भी पढ़ लीजिए लेकिन आपको खुद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ने से पहले एक आपकी बुक में एक्टिविटी है जो हम देख लेते हैं, जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, थेल्स थ्योरम को समझने में बहुत यूज़फुल है, वो बहुत काम आएगी उसको समझने में। तो देखिए कि जैसे आपके पास एक रे है, आपने एक रे बनाई, ए है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ मान लिया आपने एक्स लिखा है, और एक इस तरह से उसी पॉइंट से एक और दूसरी रे निकाल दी आपने, मान लिया इसका पॉइंट वाई है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि इस ए से लेके एक्स तक, जो ये एक्स जा रहा है पॉइंट, इस ए से लेकर एक्स तक जो ये रे है, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से चाहे जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, हम चाहें तो 7 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। वो सिर्फ एक एक्टिविटी है आपको समझाने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी उसको परफॉर्म करें या एक्टिविटी को करें तो उसके 5 ही पार्ट्स करने हैं, हम चाहे जितने कर सकते हैं। पर ये 5 पार्ट्स है कि कम रहते हैं तो ईजी रहता है समझने में, इसलिए किए हैं। तो हम चले हम भी 5 पार्ट्स कर लेते हैं। ये हो गया आपका, स्मॉल में लिख लेते हैं, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। इसके 5 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ई तक आपके 5 पार्ट्स हो गए, ये पार्ट नहीं माना जाएगा, ये रे का पूरा एंडिंग पॉइंट का नाम है इसलिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो ई है, यहाँ से लेकर इस ई से लेकर आपको ए वाई, जो आपके ए वाई रे है वहाँ तक एक लाइन बनानी है स्ट्रेट, चाहे जहाँ भी इसके, बस इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए, किसी भी जगह पे बन जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया कि इस पॉइंट को हम पॉइंट का नाम देते हैं कैपिटल डी, ठीक है। ये कैपिटल डी मैंने बना दिया। अब जो एक दूसरा पॉइंट हम लेते हैं सी, यहाँ से जब आपको इस लाइन तक जाना है तब ऐसे ही नहीं जाना है। अब आपको सी से जो यहाँ तक इस ए वाई तक लाइन बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि वो ई डी के पैरेलल हो, ठीक है। ई डी के पैरेलल बननी चाहिए ये लाइन, जो आपने पिछली क्लासेस में कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा कि 2 लाइंस को पैरेलल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सी से लेकर डी तक जो है पैरेलल लाइन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो इस पॉइंट को हम मान लेंगे सी, मान लिया, या चलिए बी मान लेते हैं क्योंकि सी तो वो छोटा वाला है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसमें आप क्या देखोगे कि जो ए से लेकर ई तक है पूरा, उसमें जो ये एक पार्ट बना ए सी, तो ये जो है ए से सी तक और फिर सी से ई तक हम देखते हैं कि कितना है, उसका रेशियो हम निकालेंगे। जो पूरी की पूरी ये साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इस तरह से ए ई डी ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो ए सी है वो कितना हो गया, 3 यूनिट्स, और जो सी ई है वो हो गया 2 यूनिट्स। यानी कि इस वाली जो ये ए एक्स जो रेज आ रही है, इसको जब हमने ऐसे डिवाइड किया है तो वो 3:2 में डिवाइड हो गई है, 3/2 उसका रेशियो है। अब देखते हैं कि जो ए वाई जो हमने मतलब पैरेलल लाइंस बनाई सी से और ई से, वो उसको भी इसी रेशियो में डिवाइड कर रही हैं या नहीं। तो इसके लिए देखिए हम इस तरह से इनको मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसा भी आप ट्रायंगल बनाएंगे आप उनको फिर जब आप अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर बनाकर देखना, जब आप इनको करेंगे तो आप अपने स्केल से, रूलर से, जो आपका रूलर होता है उससे फिर मेजर करके देखिए। ज़रूरी नहीं है कि वो 3 और 2 में ही आए, लेकिन जो कुछ भी आएगा उसका जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका रेशियो निकालेंगे तब वो ज़रूर 3:2 ही आएगा, ठीक है। जब आप ए बी, जो ये ए बी है ओवर बी डी करेंगे तो उसका रेशियो भी 3:2 ही आएगा, चाहे आपके जो मेजरमेंट है वो कुछ भी आए। लेकिन जब आप उसको ऐसे अपॉन में डिवाइड करेंगे या उन्हें कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे तो वो 3:2 ही आएगा, चाहे आप इस ट्रायंगल को कितना भी बड़ा छोटा जैसा भी बनाएं,
ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 3:2 लिया है तो यहाँ जिस तरह का रेशियो लेंगे सेम वैसा ही रेशियो वहाँ आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करने में। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है। तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, एक बार हम उसे अच्छे से रीड करके समझ लेते हैं। तो जो उसकी स्टेटमेंट है, देखिए जो स्टेटमेंट आपको याद करनी होती है वो वर्ड टू वर्ड याद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को, मतलब हम लोगों को, मैं अपना भी मान लेती हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी बहुत हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो सकता है अगर आपने कोई भी एक वर्ड की मिस्टेक कर दी। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि जो भी थ्योरम्स को याद करें उनको वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझकर याद करें। तो ये थ्योरम कहती है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल में हमको एक लाइन ड्रॉ करें। तो चलिए जैसे ये बोलते जा रहे हैं वैसा हम अपने इस ट्रायंगल के साथ करते हैं। ये ट्रायंगल ABC है, हमने पहले बना लिया है। इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल में हमें दूसरी साइड बनानी है। तो हम मान लेते हैं, देखिए वैसे तो आपकी 3 साइड्स हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल में आप दूसरी अंदर लाइन बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी रहता है समझना जब हम बेस वाली जो साइड है उसी के पैरेलल बनाते हैं। इसलिए आपको बुक्स में भी ज़्यादातर हमेशा यही मिलता है कि जो बेस वाली लाइन है, साइड है, उसी के पैरेलल में एक लाइन बना रहे हैं, जो आपको समझने में बहुत आसान रहता है। देखने में मतलब जो दिखता है, व्यू रहता है, वो सही रहता है। तो इन्होंने बोला कि अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है जो पैरेलल है किसी भी एक साइड, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के, तो जो ट्रायंगल की साइड जो BC है उसके पैरेलल में हम एक यहाँ पर साइड बना लेते हैं और उसका नाम लिखते हैं DE। ठीक है। तो ये जो BC को के पैरेलल है, पैरेलल का साइन इस तरह से हम लाइन से बनाते हैं। तो ये लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो इस तरह से, मतलब दोनों जगह एरो लगा हुआ है, मतलब ये दोनों पैरेलल जा रही हैं। तो BC साइड के पैरेलल हमने DE एक लाइन बना ली जो इस ट्रायंगल की AB साइड को D पॉइंट पर और AC साइड को E पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जो बोल रहे हैं कि टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, जो दूसरी 2 साइड्स हैं BC के अलावा, BC के तो पैरेलल बनी है, इसके अलावा 2 साइड्स हैं AC और AB। तो इन 2 साइड्स के अलग अलग पॉइंट्स पर वो उसको इंटरसेक्ट करेगी अगर, तो इसका मतलब है कि वो जो 2 दूसरी साइड्स हैं, ठीक है, जो एक साइड है AB और एक साइड है AC, ये दोनों साइड्स फिर सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं। मतलब जो ये DE जब आपने लाइन बनाई तो ये DE लाइन AB को D पॉइंट पर कट कर रही है, तो AB के 2 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है, इसके 2 हिस्से हुए। और जब E ने AC को कट किया तब भी यहाँ पर भी 2 टुकड़े हुए। तो जो इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो निकाला जाएगा, इधर का और इधर का, वो इक्वल होगा। मतलब अगर ट्रायंगल की कोई भी एक साइड है उसके पैरेलल में जब आप अंदर कोई भी लाइन बनाएंगे जो पैरेलल ही होनी चाहिए तभी ये केस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब BC के पैरेलल में आपने कोई DE साइड लाइन अंदर बनाई तो वो जो लाइन जब 2 अलग अलग पॉइंट्स पर दूसरी 2 साइड्स को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर वो सेम रेशियो में उन्हें इंटरसेक्ट करेगी। मान लीजिए कि इस वाली लाइन का जो AD अपॉन AB है, जो AD ओवर DB आएगा, वो AE ओवर EC होगा। इसका ये मतलब है, सेम रेशियो का मतलब ये होता है कि AD अपॉन DB, रेशियो आपको पता है हमेशा अपॉन फ्रैक्शन में निकालते हैं। तो जो साइड्स का जितना भी मेजरमेंट होगा उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि रेशियो निकालेंगे। तो AD अपॉन DB जितना भी आएगा और उनको डिवाइड करोगे AE और EC को, तो सेम रेशियो आएगा। इसका ये मतलब है, यही चीज़ है जो पूरी की पूरी थ्योरम आपको बता रही है। ये थ्योरम आपको बता रही है कि अगर कोई एक ट्रायंगल आपके पास है, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलिन हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, अगर उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल में आप दूसरी लाइन अंदर बनाते हो तो उसका एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, जो दोनों पॉइंट्स हैं, वो दूसरी 2 साइड्स को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब इधर वाला का अपॉन AD अपॉन DB और AE अपॉन EC जो है वो इक्वल आएंगे। ये इस थ्योरम में बताया जा रहा है। अब इस थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जब भी हमें अगर कुछ भी प्रूव करना होता है तो सबसे पहले, कुछ भी चीज़ को प्रूव करना है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा कि उसमें हमें क्या क्या गिवन है और असलियत में हमें प्रूव क्या करना है। तो देखिए जगह कम थी इसलिए मैंने स्टेटमेंट को तो रब कर दिया है, लेकिन आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल में आप कुछ बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ आपको दी हुई है कि आपके ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल में आपने एक लाइन बनाई हुई है
जो उसकी दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, इतना आपको दिया हुआ है। फिर वो बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है फिर जो उनके जो साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे। तो ऐसा ये बोल रहे हैं, इसका मतलब यही चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो साइड के पैरेलल में अगर आप DE बना रहे हैं तो फिर जो रेशियो होगा दोनों साइड जिस रेशियो में कट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो इक्वल होगा। तो वो जो इक्वल होगा जो बोल रहे हैं लास्ट में, वही हमें प्रूव करना है। ज़्यादातर ये होता है कि जो थ्योरम्स में लास्ट में जो लिखा होता है वो प्रूव करना होता है, और जो शुरू में दिया होता है वो ही हमें गिवन होता है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है, सबसे पहले ये पॉइंट वाइज आपको प्रूव हमेशा याद रखना है, चाहे किसी थ्योरम को प्रूव करिए या कोई क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में करिए, प्रूव किस तरह से करते हैं वो ये सही तरीका होता है, ठीक है। कम से कम जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको अचानक से आप उसका प्रूफ भूल गए पूरा, लेकिन कम से कम आप उसमें ये बता देंगे कि इसमें गिवन क्या है और हमें क्या प्रूव करना है, और थोड़ा कंस्ट्रक्शन बता देंगे, तो टीचर को इतना लगेगा कि आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आएगा क्वेश्चन है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़े बहुत मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपको ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई आपको कुछ प्रूव करना था और वो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, तो आप उसे पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, उसे छोड़कर नहीं आना है। एटलीस्ट उसमें उसका गिवन, टू प्रूव और प्रूव लिख देंगे तो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ मार्क तो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं कि इसमें गिवन क्या है। तो इस तरह से हम इस सब हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि हमें गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है, ठीक है, इतनी चीज़ गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से सब हेडिंग में टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि जो AD अपॉन DB होगा उसका रेशियो AE ओवर EC के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ये चीज़ हमें लेकर आनी है, प्रूव करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से आपको लिखना है कि गिवन जो है वो आपने बता दिया, जो टू प्रूव है वो आपने बता दिया कि प्रूव क्या करना है। अब देखिए इस प्रूव को करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है तो वो भी आपको यहाँ लिखना होगा। पहले मैं कंस्ट्रक्शन आपको फिगर में करके दिखा देती हूँ, फिर हम उसे लिखेंगे। तो फिगर में कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करना है कि जो D और C है उसको आप ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ से लेकर E से लेकर B तक को भी हम ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ D से लेकर जो AC साइड है पूरी, उसमें D से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर आपको पता है सबको 90 डिग्री होता है जो परपेंडिकुलर होता है। तो मान लिया इसका पॉइंट N हो गया, और E से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया जो हो गया M, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे जॉइन DC एंड BE, और आपने क्या किया, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये इतनी चीज़ है जो आपको कंपलसरी लिखनी ही है, चाहे भले आपको प्रूफ नहीं आता फिर भी आप ये तीन चीज़ें लिख देंगे पूरा फिगर बनाकर। फिगर बनाना बहुत कंपलसरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें फ़िगर बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर फिगर बनाया है तभी ये प्रूव होता है कि आपने क्वेश्चन को अपने आप समझ के किया है। क्योंकि ज्योमेट्री में हर एक क्वेश्चन को फिगर के बिना आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, वो हर चीज़ आपको फिगर देख देख के ही करनी है। तो फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, और क्या कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रूफ में हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अपना जो ट्रायंगल है इसमें हम लेते हैं कि एक जो ट्रायंगल ADE है, ये वाला जो ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ में जो ट्रायंगल BDE है इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। ये हम क्यों ले रहे हैं ट्रायंगल्स, आप देख सकते हो कि जो हमारा टू प्रूफ है, देखिए जो भी चीज़ टू प्रूफ में लिखी होती है उसी को देख देख कर ही हम अपना प्रूफ आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका टू प्रूफ है इसमें AD और DB है। AD और DB का आपको रेशियो निकालना है, जो प्रूव करना है। रेशियो निकालने का मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्ट नंबर्स में कुछ निकालेंगे, आपको बस ये प्रूव करना है कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होती है।
तो इसमें AD और DB आ रहा है, तो AD और DB कैसे आ पाएगा? अगर हम ट्रायंगल ADE लेंगे और ट्रायंगल BDE लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और ये चीज़ कैसे आएगी? AE कैसे आएगा? AE लेने के लिए फिर से हम ADE ट्रायंगल ही ले सकते हैं, और ये EC लेने के लिए हमें ट्रायंगल DEC लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस वाले साइड को ले लेते हैं, जो हमारे टू प्रूफ में LHS साइड है, उसमें जो चीज़ें हैं हम पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट साइड को भी ऐसे ही कर लेंगे। तो जो ट्रायंगल ADE है हमारा, हम उसका लिख लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। आपने 9th क्लास में लिखना सीखा होगा कि जब ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं तो हम AR आगे लिखकर और ब्रैकेट में ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, तब भी उसको हम एरिया ही बोलते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है, हर बच्चे को ये पता होता है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाइट जो होती है वही परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री पर होता है। एल्टीट्यूड होता है, इस हाइट के बहुत सारे नाम होते हैं जो 90 डिग्री पर होता है। किसी भी ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाले अगर नहीं है, जैसे उसकी हाइट नहीं दी होती है, तो हम 7th 8th में क्वेश्चंस करते थे जिसमें हाइट अपने आप बनाते थे। हम उसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, हम उसको हाइट भी कहते हैं, हम उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। इन तीनों का मतलब यही होता है कि वो 90 डिग्री पर है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए, उसी के लिए हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इसी के लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है इनके लिए। और इन DC और BE को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि हमें ट्रायंगल DBE लेना है और वो वाला ट्रायंगल लेना है, इसीलिए। ठीक है, हर चीज़ अगर आपको पता होगी कि हम ये कर क्यों रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको सब समझ में आएगा। तो ट्रायंगल में हमने जो परपेंडिकुलर्स बनाए हैं वो एरिया प्रूफ निकालने के लिए ही बनाए हैं। तो ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल ADE का एरिया क्या निकलेगा? देखिए, ट्रायंगल ADE है तो इसमें पहले हम जानते हैं कि हाफ होता है, फिर बेस होता है। बेस क्या है? इस ट्रायंगल का बेस क्या है? देखिए, बेस वो होता है जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बनी होती है। तो अगर हम अभी AD लेना चाहते हैं तो हम AD को ही बेस लेंगे, क्योंकि अभी हम इस साइड वाली बात कर रहे हैं, तो इस साइड में AD को बेस लेंगे। ठीक है, तो AD हो गया हमारा बेस। और जो अगर AD बेस है तो AD के ऊपर परपेंडिकुलर कौन आ रहा है? EM। EM जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद जो ट्रायंगल DBE होगा हमारा, तो उसका भी एरिया हम निकाल लेते हैं कि ट्रायंगल DBE का एरिया क्या होगा। अब देखिए, इस ट्रायंगल DBE में भी जो बेस है, क्योंकि ट्रायंगल तो बस इतना सा ही है ना, ये चीज़ है जो वही ट्रायंगल है, तो इसके बेस में क्या आएगा? DB। DB क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें इस साइड वाला रेशियो निकालना है, तो ये चीज़ हमें लेनी है, तो DB हमने ले लिया। अब DB के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है बताइए? तो देखिए, किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अंदर ही हो, वो उसके बाहर भी हो सकती है। बस ज़रूरी ये है कि वो 90 डिग्री हो, वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का एक ट्रायंगल है और इसकी आपको हाइट पता करनी है कि कितनी है, तो किसी भी ट्रायंगल की हाइट देखने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत होती है। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो इस ट्रायंगल के बाहर आ रही है। सेम इसी तरह से जो ट्रायंगल DBE है, इसकी हाइट इसके अंदर नहीं है, इसकी हाइट इसके बाहर है, जो क्या है? EM है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में इसकी जो हाइट हो गई वो EM हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो ट्रायंगल का जो हमने एरिया निकाला था ADE का, और जो ट्रायंगल का एरिया निकाला था DBE का, इन दोनों को हम अपॉन में मतलब डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं फिर से देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी साइड्स का रेशियो है, वो अपॉन में है, इसलिए हम एरिया को भी अपॉन में लिख रहे हैं। अब AD वाली चीज़ ऊपर है, इसलिए हम इस ट्रायंगल का एरिया ऊपर लिखेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया नीचे लिखेंगे। जैसा है वैसे ही करेंगे उसको। तो एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू, जो आपने एरिया ऑफ ADE निकाला था वो क्या था? हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EM, और DBE का निकाला था हाफ मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EM। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि हाफ से जो है हाफ कैंसिल हो गया और EM से EM कैंसिल हो गया। मतलब एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE क्या बचा? AD अपॉन DB बचा। सिर्फ इतना ही बचा, तो मैं इसको यहीं पे लिखे रहती हूँ, बाकी सब रब कर दे रही हूँ जो कैंसिल हो गया।
तो जो ट्राइंगल ADE का एरिया है और ट्राइंगल DBE का एरिया है, अगर हम उसका रेशियो निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है AD/DB। ये चीज़ आ गई इतनी लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारे टू प्रूफ में हमें दी हुई है। अब हमें AE/EC निकालना है। तो सेम जो काम हमने इस ट्राइंगल ADE और DBE के लिए किया, वही काम अब हमारे इस ट्राइंगल AED और ट्राइंगल DEC के लिए होगा। इस वाले ट्राइंगल के लिए अब ये होगा काम। क्लियर है? सेम यही चीज़ हम फिर से लिख लेते हैं। मैं इसको रब करके फिर से वो लिख रही हूँ। देखिए बोर्ड में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं रब करके ही मुझे करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम ऊपर रब कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये सब पॉइंट्स रब ना हो, जिससे कि आप उसे दोबारा देखकर लिख सकें। अच्छा होगा कि मैं जो भी करते जा रही हूँ आप साथ के साथ लिखते जाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कुछ भी समझने में। मैं इस गिवन और गिवन को भी हटा दे रही हूँ ताकि थोड़ा जगह हो जाए। तो देखिए अब क्या है आपका, जिस तरह से हमने ट्राइंगल AD और ट्राइंगल DBE का कर लिया, वैसे ही हम ट्राइंगल ED को फिर से, हम उसका नाम भले एक रखिए, एरिया ऑफ ADE। ठीक है, तो इस बार जो ट्राइंगल ADE है, हमने पहले इसका जो बेस लिया था वो AD लिया था क्योंकि हमारे टू प्रूफ में AD इस साइड था। अब की बार हमारे टू प्रूफ में AE है इस साइड, तो हम इसके बेस को AE मानकर चलेंगे। तो इस बार हम इसमें हाफ मल्टीप्लाई जब बेस करेंगे तो AD ना लिखकर AE लिखेंगे, क्योंकि हमें अब उस साइड वाली चीज़ को प्रूव करना है इसलिए। और जब अगर हम AE को बेस ले रहे हैं तो आपको पता है कि ट्राइंगल की हाइट जो होती है वो हमेशा उसके बेस के ऊपर फॉल हो रही होती है। तो अगर AE उसका बेस है तो DN उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर DN हो गया आपका हाइट। इसके बाद आपको दूसरा वाला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल DEC, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए फिर से आपको पता है हाफ और बेस। अब जो DEC है इसका बेस क्या है, EC है। देखिए बेस वैसे तो आप कोई भी साइड ले सकते हैं, पर हम EC ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा एक तो टू प्रूफ में EC है और दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो भी इसी साइड में है। तो जिस साइड के साथ में परपेंडिकुलर आ रहा होगा वही उसका बेस लिया जाएगा। तो EC हो गया बेस और हाइट हो गई फिर से DN। ठीक है, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को हम फिर से इस तरह से रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और DN से DN कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE ओवर EC। देखिए अब एक तो ये चीज़ आ गई आपकी और एक ये चीज़ आ गई। यहाँ पर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE है जो AD अपॉन DB है, और यहाँ पर एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC जो है वो AE अपॉन EC है। लेकिन आपको देखिए टू प्रूफ में जो भी दो LHS RHS में चीज़ें हैं वो तो यहाँ मिल गई, लेकिन वो दोनों इक्वल कैसे होंगी, क्योंकि यहाँ पर तो नीचे जो है DBE है और यहाँ पर नीचे DEC है। अगर ये दोनों, क्योंकि ऊपर वाला ADE तो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में जो एरिया आ रहा है वो भी अगर सेम हो जाए तो हमारा काम पूरी तरह से बन जाएगा, एकदम हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो हो जाएगा। पर ये कैसे हो, तो हम एक बार दोबारा इन दोनों ट्राइंगल्स को अपने फिगर में देख लेते हैं। जो ट्राइंगल DBE है, मैं इसको शेड कर देती हूँ। जो ट्राइंगल DBE है ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल जो है DEC ये वाला ट्राइंगल। देखिए जो ये दो ट्राइंगल्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स एक सेम बेस के ऊपर आ रहे हैं, DE। इन दोनों ट्राइंगल्स का सेम बेस है। अब आप सोचेंगे अभी तो मैं बेस DB बोल रही थी, EC बोल रही थी, अब DE क्यों बोल रही हूँ? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीनों में से कोई भी एक बेस हो सकता है। अभी हम बेस उसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन दोनों की एक कॉमन साइड है, कॉमन साइड है इसलिए हम उसको बेस भी बोल सकते हैं। आप कॉमन साइड भी बोल सकते हो कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स एक कॉमन साइड शेयर करते हैं या सेम बेस पर होते हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में ही आते हैं। देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं ये एक साइड पर हैं और ये दोनों के दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में ही आ रहे हैं, तो हमेशा ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये भी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी क्लास 9 की एक थ्योरम रह चुकी है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं उनका बेस सेम होता है और वो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही आते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। तो
तो उस वजह से उस थ्योरम को यूज़ करके, देखिए 9th क्लास की चीज़ भी 10th में यूज़ हो रही है, बहुत छोटी छोटी क्लास की हर चीज़ यूज़ होती रहती है। तो आपको ये सब ध्यान से समझना है ताकि जब 10th में जो पढ़ रहे हैं वो 11th 12th में जाके ना भूल जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको फिर ये सब पढ़ना ही है, ये मतलब यूज़ आएगा, ज़रूर होगा। तो इस थ्योरम को हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपका है DBE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन सेम बेस DE and between same parallel lines DE and BC। ओके, क्योंकि जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DEC, वो दोनों सेम बेस DE के ऊपर आ रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए therefore एरिया ऑफ DBE is equal to area of DEC। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल हो गया। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ADE अपॉन DBE है और सेकंड पार्ट में ADE अपॉन DEC है। अभी हमने प्रूव कर लिया कि जो DBE और DEC है उन दोनों के एरियाज इक्वल हैं। इसका मतलब हम फर्स्ट पार्ट में जो DBE है उसकी जगह DEC भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी हम कर सकते हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड से हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ DEC। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो ADE ओवर DBE की जगह पर क्या लिखा हुआ है आपने, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ये हो गया आपका AE ओवर EC। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी ना कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड के पैरेलल में कुछ लाइन बनाई हुई है, तो जो साइड्स हैं दूसरी दो जो इंटरसेक्ट हो रही हैं उस लाइन से, उनका रेशियो इक्वल होगा। तो देखिए हमारी जो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। मेरे ख्याल से आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में थेल्स थ्योरम लिख कर आ जाए, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। ये मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना ईजी हो सकता था तरीका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझने में रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।